आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो का पार्ट 2 है ये। लास्ट वीडियो में देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में हमने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और रैप अप भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है उसके बाद से इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? पहला ये होता है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, यानी ग्रुप को गोल को अचीव करने में वो हेल्पफुल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, यानी फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल होता है। कैसे होता है? क्योंकि बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या फिर नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, उस तरह क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट में, इंपॉर्टेंस की है। थर्ड पॉइंट क्या है? क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी डायनामिकनेस क्या होता है? जो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह तैयार करता है कि आपको हर चैलेंजेस के लिए रेडी रहना है। आपको शुरू से प्रैक्टिस करवाता है, जिससे क्या होता है जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो हमेशा हर चैलेंज के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? फर्म को अपने गोल को अचीव करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा हर चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक जो एनवायरनमेंट होता है वो एवर चेंजिंग रहता है, बहुत डायनामिक होता है। कभी ट्रेंड बदल गया, कभी पॉलिसी बदल गई गवर्नमेंट की, कभी लोगों का टेस्ट एप्लीकेशन बदल गया, तो उसके लिए हमेशा फर्म को रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जितने भी लोग फर्म में काम कर रहे हैं ना, उनका खुद का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए किसी को चाहिए कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए, किसी को चाहिए कि मुझे कार खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है, तो वो सब कब अचीव हो पाएगा? जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी अपने गोल को अचीव कर पाएगी। और गोल को अचीव कब करेगी वो? जब आप खुद अच्छे से काम करोगे। तो अगर आप खुद अच्छे से काम करोगे तो फर्म भी अपना गोल अचीव कर पाएगी, और जब फर्म अपना गोल अचीव करेगी तो आपको अच्छी सैलरी भी देगी, कॉम्पिटिटिव सैलरी भी देगी, जिससे आप अपने खुद के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हो। तो वही लिखा है, इट इज हेल्पफुल इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव आल्सो। पॉइंट क्लियर है? अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो क्या है? हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट। कैसे? जैसे हमने देखा था सोशल ऑब्जेक्टिव, वो क्या था कि जिस सोसाइटी में हम लोग काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए फॉर द वेलफेयर। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकाल दी हम लोग, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में सामान दे रहे हैं लोगों को। तो उससे क्या होगा? एक सोशल वेलफेयर आप काम कर रहे हो ना, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये था हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। ये पॉइंट भी एग्जाम में जनरली इससे क्या होता है कि हमारे 3-4 केस स्टडीज इससे रिलेटेड आ जाते हैं, तो इसे फोकस करना बहुत जरूरी है। देखते हैं, पहला खुद दिया है मैनेजमेंट इज अ साइंस, यानी मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। अब साइंस मींस होता क्या है? साइंस एक ऐसी चीज जो कि किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, यानी किसी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, वो होती है आपकी साइंस, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो। पॉइंट क्लियर है? इसमें पढ़ते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें। पहला लिखा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जिस तरह हमारा मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सेम इसी तरह साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो ये पॉइंट हमारे मैनेजमेंट से क्या है? बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए पॉइंट बिल्कुल सही है इसमें, यानी दोनों में ही वो चीज पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है? उसमें जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके बिहाफ पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। इतना पॉइंट क्लियर है? इस वजह से ये पॉइंट भी हमारा मैनेजमेंट से क्या है? मिलता जुलता है, इसलिए ये भी सही है। लास्ट पॉइंट क्या हुआ है? यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी देखिए जितने भी हमारे साइंस के प्रिंसिपल भी होते हैं, हमारे थ्योरी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? लॉज जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी वो हर जगह लागू होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल वैलिड होते हैं वो सब। लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो क्या होते हैं? सिचुएशनल होते हैं, यानी जो सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर ही कंडीशन वो चीज सेम रहेगी, जैसी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से हमें उसमें चेंजेस आने पड़ जाएंगे। इतना पॉइंट क्लियर है? इसलिए होती है यूनिवर्सलिटी, जो आता है हमारा यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉइंट, ये हमारा मैनेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं आता है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट है या नहीं है? इसमें क्या दिया हुआ है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह हमारा मैनेजमेंट क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और उसमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। सिमिलरली इसमें आर्ट भी क्या होता है? वो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और साथ ही साथ वो उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब आर्ट मींस होता क्या है, इसलिए देख लेते हैं।
आर्ट मीन्स ड्राइंग नहीं है यहाँ पे, आर्ट मीन्स होता है कला। कला मीन्स क्या, यानी जैसे आपके अंदर कोई स्किल होती है, जैसे कोई इंसान खेलता बहुत अच्छा है, कोई इंसान लिखता बहुत अच्छा है, कोई इंसान ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, कोई इंसान गाता बहुत अच्छा है, ये होती है कला। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसमें क्या देखो, पहला पॉइंट हमारा सही है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पॉइंट हमारा मैनेजमेंट में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब होता क्या है, गाना सब कोई गा लेता है, लेकिन क्या सब कोई अरिजीत सिंह का गा लेता है क्या? क्या सब कोई सोनू निगम का गा लेता है क्या? नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी कुछ पर्सनलाइज्ड स्किल उसमें ऐड कर देते हैं, कुछ क्रिएटिविटी लेके अंदर आते हैं उसके अंदर, इसलिए वो काम जो हम लोग करेंगे और वो लोग करेंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क क्या होता है? केवल क्रिएटिविटी का, स्किल्स का। तो यही पॉइंट मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई इंसान किसी काम को कितना बेहतर ढंग से कर लेता है, इस वजह से उसके पर्क्स बढ़ जाते हैं, उसको प्रमोशन मिल जाता है। काम सभी बराबर करते हैं, लेकिन कोई इंसान उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, इसकी वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है। तो यही पॉइंट हमारा मैनेजमेंट में भी आता है और यही पॉइंट हमारा आर्ट में भी आता है, इसलिए ये आर्ट का ये पॉइंट बिल्कुल सही बैठता है हमारा। लास्ट पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जिस तरह मैनेजमेंट में हमको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ती है, किसी भी चीज के बारे में कंक्लूजन तक पहुंचना, अगर क्या है हमें लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हमें इसके फेवरेबल रिजल्ट मिलते रहे हमें। उसी तरह आर्ट में क्या होता है, हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसके बाद से हम उस चीज के सही डिसीजन पे पहुंच सके, जिसके बाद से हम सही पॉइंट पे पहुंच सके। यानी जैसे एक क्रिकेटर होता है, वो बहुत प्रैक्टिस करता है, जाके वो क्या एक अच्छे अगर तो पॉइंट पहुंच जाता है कि हाँ, जैसे विराट कोहली का नाम है, इतना है कैसे पहुंचा है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की वजह से, इस वजह से उसके अंदर स्किल बहुत अच्छी आ गई है। सिमिलरली मैनेजमेंट में क्या होता है, एक एम्प्लॉय वैसा काम तभी कर सकता है जब वो लगातार प्रैक्टिस करता रहे, और उस प्रैक्टिस में उसे कुछ क्रिएटिविटी भी लानी पड़ जाती है। सिमिलरली मैनेजमेंट में वही पॉइंट है, इसलिए ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सटीक बैठता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारा मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक क्या आता है इसमें, प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, देखते हैं इसको भी। इसमें भी क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इन तीनों में ही आप देख सकते हो ये पॉइंट कह रहा है, पहला क्लियर रह रहा है, इसमें भी वही पॉइंट क्लियर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब ये होती है कोई भी इंसान किसी प्रोफेशन में घुसता है तो उसको एक नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें कोई इसके पास डिग्री होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस या फिर एमडी हो वो, तब वो घुस सकता है। एक इंजीनियर है तो उसे बीटेक करना जरूरी है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपल्सरी पॉइंट नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, आगे हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है अभी। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा प्रोफेशन में सही भले बैठता है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं, इसलिए ये पॉइंट हमारा नहीं मिलता है मैनेजमेंट से। ये पॉइंट हमारा मैनेजमेंट से नहीं मिलता है, लेकिन ये पॉइंट हमारा मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी जिस तरह प्रोफेशन में क्या होता है, कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन बने होते हैं, उससे उस पर्सन को लिंक्ड होना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कोई उसके ऊपर कंपल्सन नहीं है कि आपको उससे लिंक होना जरूरी है, लेकिन आगे होने की संभावना इसकी है। जैसे AIMA से लिंक होने की संभावना है, हो सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है, सर्विस मोटिव। अब जिस तरह प्रोफेशन का मेन मोटो क्या होता है, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आपको सर्विसेज दे रहा हूं, डॉक्टर क्या करता है, आपको सर्विस देता है। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो सर्विस के लिए काम नहीं करता है, इट वर्क्स ओनली फॉर द प्रॉफिट। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है। इस वजह से ये पॉइंट हमारा मैनेजमेंट से मैच बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या थे, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसके बाद वाला पॉइंट हम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा टॉप लेवल, उसके बाद आता है मिडिल लेवल, और लास्ट हमारा आता है सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम लोग लोअर लेवल भी कहते हैं, ठीक है। अब टॉप लेवल में आते कौन कौन लोग हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। सीईओ, सीईओ मींस क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। फिर कौन आता है, डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर कौन आता है, सीएफओ। फिर कौन सा आता है हमारे, जनरल मैनेजर। ये कौन होते हैं, देखिए होता क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। मिडिल लेवल में भी हमारा कौन मिल रहा है, मैनेजर्स मिल रहे हैं, लेकिन टॉप लेवल में कौन आता है, जनरल मैनेजर आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे ही लोग किस में आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं। अब
टॉप लेवल का काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कुछ पॉलिसीज बनाना। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गोल सेटअप किए कि हाँ हमें इतने टारगेट को अचीव कर लेना है, ठीक है। तो ये कौन बनाता है? टॉप लेवल बनाते हैं, ठीक है। कितनी फंडिंग करनी है, कौन करता है? टॉप लेवल वाले करते हैं। फाइनेंस प्रोवाइड करना कौन करता है? टॉप लेवल वाले करते हैं। यानी जितने भी मेन काम होते हैं फर्म के फ्यूचर को डिसाइड करने का काम किसके हाथ में होता है? तरीके से टॉप लेवल वालों के हाथ में होता है। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं। सेकंड कौन आता है हमारे? मिडिल लेवल में आते हैं हमारे परचेज मैनेजर, ठीक है। और कौन से आते हैं? सेल्स मैनेजर। फिर कौन से आते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये तमाम तरह के मैनेजर और सुपरिटेंडेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट इसमें आते हैं, ठीक है। एक चीज फिर से ध्यान देनी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैनेजर इसी में आते हैं, लेकिन एक मैनेजर ऐसा है जो कि टॉप लेवल में आता है। वो कौन है? हमारा जनरल मैनेजर है जो कि टॉप लेवल में आता है। बाकी जितने मैनेजर्स आते हैं वो सब किस में आते हैं? हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है? इन लोगों का काम क्या होता है? इन लोगों का काम ये होता है जो भी डिसीजंस, जो भी पॉलिसीज, जो भी प्लान्स इन लोगों ने सेटअप किए, इन लोगों ने सेटअप किए, उस काम को इम्प्लीमेंट करने का हाथ किसमें होता है? इन लोगों के हाथ में होता है कि हाँ अब आप लोगों को जो लोग इन्होंने प्लान बनाया है उसको इन लोगों क्या करना है? इम्प्लीमेंट कराना है। और क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं? एक तरीके से मोटिवेट करते हैं कि हाँ एम्प्लॉयज की आप ऐसे काम करो ताकि पॉलिसीज अचीव हो जाएं, ताकि हमारे गोल्स अचीव हो जाएं, ठीक है। ये करते हैं, लोगों को हायर करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, कौन किस लेवल पे होता है? मिडिल लेवल पे ही होता है। मैनेजर्स क्या करते हैं? आपके पूरे फाइनेंसेस को भी देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्राइस सेटअप भी ये लोग करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? लास्ट कौन से आते हैं हमारे? सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर लेवल। इनका काम क्या होता है? इसमें होते पहले कौन कौन लोग हैं? सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं। इसमें कौन था? प्लांट सुपरिटेंडेंट था। इसमें कौन है? सुपरिटेंडेंट था। एग्जाम में केस स्टडी में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि प्लांट सुपरिटेंडेंट मिस्टर एक्स था और वाई सुपरिटेंडेंट था, तो बताओ किस लेवल से बिलोंग करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि प्लांट सुपरिटेंडेंट जो था वो कौन से लेवल से था? मिडिल लेवल से था। और जो हमारा सुपरिटेंडेंट है वो किस लेवल से है? हमारा लोअर लेवल से है, ठीक है। फोरमैन इसमें आते हैं, सेक्शन ऑफिसर इसमें आते हैं, क्लर्क इसमें आते हैं। यानी ये जितने भी लोग नीचे वाले हैं क्या करते हैं? सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल में आते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है? जैसे मान लो एम्प्लॉय, जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को ग्रीवियंसेस हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती है नीचे लेवल पे वो सब प्रॉब्लम्स को ये लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो फर्म से गोल्स है उसको अचीव करने में ये लोग अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए। पॉइंट क्लियर है? एक बात और ध्यान देने वाली है, देखिए जब भी अथॉरिटी आएगी, अथॉरिटी वो क्या होती है? टॉप से नीचे आती है, ठीक है, डाउनवर्ड होती है। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड होती है। यानी ये लोग टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को अथॉरिटी कुछ देते हैं, ये वाले इन लोगों को अथॉरिटी देते हैं, यानी कुछ राइट देते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। समझ में ये बात? ये होती है अथॉरिटी, ठीक है, यानी हमेशा डाउनवर्ड होती है। दूसरी चीज क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अब एरो देखना, अकाउंटेबिलिटी हमेशा क्या होती है? अपवर्ड होती है। यानी इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। यानी कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो ये लोग कहाँ वो बात करेंगे, किससे आगे बोलेंगे? तो जो सुपरियर लेवल वाले हैं, लोअर लेवल वाले हैं, वो जाएंगे मिडिल लेवल पे जाएंगे। अब इन लोगों की प्रॉब्लम अगर हो रही है, मिडिल लेवल वालों कहाँ जाएंगे? लोग मिडिल ले जाएंगे, कहाँ पे? टॉप लेवल पे चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई बात कहनी होती है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये इंसान डायरेक्टली जाके यहाँ चला जाए, ऐसा भी नहीं होता। ये चाहे ये इंसान डायरेक्टली यहाँ आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। हमेशा कहता है स्टेप बाय स्टेप होता है। यानी अगर हम कह देते हैं कि सीईओ को कुछ बात करनी है सुपरिटेंडेंट से, तो पहले वो कहाँ आएगा? परचेज मैनेजर के पास जाएगा, उससे वो कहेगा तो ये बात इससे आके कहेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, सबसे पावर किसके पास हाथ में रहेगी? इनके हाथ में रहेगी। ये अथॉरिटी को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। यानी पावर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं हर लेवल पे जाके। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और इन लोगों के प्रॉब्लम इश्यूज अगर होते हैं तो ये लोग पहले ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर फर्म को लॉस होता है तो मेन अकाउंटेबल कौन होगा? जवाबदेही किसकी होगी? इन लोगों की होगी।
या इन लोगों की होगी, इन लोगों की थोड़ी कम होगी। अगर हम परसेंटेज में बांटते हैं किसी चीजों को तो इनकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी 10% होगी, तो इनकी 40% होगी और इनकी 50% होगी। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा पॉइंट से था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट देखते हैं अब गाइस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब होता क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यानी किस तरह मैनेजमेंट जो होता है वो फंक्शन करता है, किस तरह वो काम करता है। ठीक है, इसके हर एक स्टेप को हम बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि हमारा एक भी पॉइंट छूटे ना और पॉइंट हमारा सारा क्लियर होता जाए। अब इसे याद करने का एक आसान तरीका क्या है, POSDC शॉर्ट फॉर्म बताया था कि आपको भूले ना, और आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हमेशा आपको सीरीज में याद करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले हमने कंट्रोलिंग बोल दिया फिर हमने प्लानिंग बोल दिया। एक चीज बताओ, जब आप सो के उठते हो तो पहले खाते हो फिर ब्रश करते हो, ब्रश करते हो फिर खाते हो, पहले ब्रश करते हो फिर उसके बाद खाते होगे, है या नहीं है? उसी तरह प्लानिंग जब फंक्शनिंग जब होती है तो फर्स्ट स्टेप से होती है लास्ट स्टेप तक जाती है। वो ऐसा नहीं कि लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप तक आती है, रैंडमली नहीं होता है, वो सीरीज में होता है। ठीक है, समझते हैं अब। तो P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैनेजमेंट की डिफिनेशन बताई थी, ठीक है, लेकिन उससे भी आसान एक और डिफिनेशन है। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना, हमें नई नई डिफिनेशन मिलती जाएंगी। डेफिनेशन को रटना नहीं है, केवल समझना। मैं बस शुरू से आपको बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके हर एक पॉइंट में आपको नई डिफिनेशन मिली मैनेजमेंट की, ठीक है, और उसको खुद फ्रेम करना है। सारी डिफिनेशन को आप खुद फ्रेम करोगे, आपको रटना नहीं है। समझिए क्या है। मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या, इज मैनेजमेंट क्या, इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। यानी सारे रिसोर्सेज क्या है, कोऑर्डिनेशन है। सारे रिसोर्सेज का क्या है, कोऑर्डिनेशन है। क्या मैनेजमेंट है, थ्रू किसके थ्रू, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी सारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके, कहते हैं इंटीग्रेट करके अपने काम को कंप्लीट करना इस मैनेजमेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब सारे फंक्शन क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शन को कोऑर्डिनेट करके अपने काम को कंप्लीट करना इस मैनेजमेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब इसके फर्स्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला पॉइंट क्या होता है, प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है, देखिए प्लानिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। प्लानिंग क्या कहता है, जैसे आपने कुछ प्लान किया है, हमें ये काम करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसमें डिसाइड करते हो इन एडवांस में। जैसे मान लो वो काम को 1 महीने बाद काम करना है, तो आप आज डिसाइड करते हो हाँ मुझे कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, यानी क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, और वो काम किस तरह होगा, एंड हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, समझते हैं। डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड हु इज गोइंग टू डू इट। ठीक है, ये कहलाता है आपका प्लानिंग कहलाता है। It bridges the gap between where we stand today and where we want to reach। एक बार फिर से देखते हैं। Deciding in advance what to do, how to do, and who is going to do it। ठीक है, It bridges the gap between where we stand, यानी जहां हम आज खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में एक जो ब्रिज बनाता है वो, कि हाँ यहां से इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, इसलिए जो ब्रिज बना रहा है ना वो क्या कहला रहा है, प्लानिंग होता है वो। हाँ जानी बात, जैसे आपको सिक्योर करना है 95% मार्क्स सिक्योर करना है बोर्ड में, तो आप अभी किस कहां खड़े हो, 0% पे हो, आप पहुंचना कहां पे, 95% पहुंचना है। तो उसके लिए क्या बनाओगे ना, प्लानिंग करोगे, हमने कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, जिसके थ्रू मैं अपने मार्क्स को उतना सिक्योर कर सकूं। तो यही कहलाता है प्लानिंग। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन जहां आप आज खड़े रह रहे हो और जहां आप पहुंचना चाहते हो, वही लिखा है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये कहलाता है हमारा प्लानिंग। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या हमारा है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, देखते हैं क्या है ये।
डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ मैनी यूनिट्स, यानी हम देखिए होता क्या है, पहले प्लानिंग हमने की, हमने एक प्लान सेटअप कर लिया कि हाँ हमें ये गोल अचीव करना है। अब हम क्या करते हैं, उस प्लान को लेकर आगे बढ़ते हैं कि वो काम करना कैसे, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है, डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कहाँ में डिसाइड हुआ था, प्लानिंग में। ठीक है, वहां बना था मेरा, और उसका कह रहे हैं हम लोग उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ मैनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स और कितने सब यूनिट जरूरत पड़ेगी हमें, यानी जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कितने यूनिट्स और कितने सब यूनिट्स चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ जितने भी हम डिपार्टमेंट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए बनाते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट बनाते रहते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में हमें कितनी पोस्ट चाहिए और साथ ही साथ कितने डेजिग्नेशन चाहिए, इसके बारे में डिसाइड किसमें करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, थर्ड फंक्शन क्या आता है, जिसे कहते हैं थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ द मैनेजर, यानी तीसरा स्टेप क्या है फंक्शंस का, मैनेजमेंट का। देखिए, इट इंक्लूड्स स्टाफिंग। अब देखिए स्टाफिंग जो है वो थर्ड स्टेप होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिक्रूटिंग मींस होता क्या है, देखिए जैसे होता क्या है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, लिखाता है वांट निकली है, वांट मतलब क्या है कि कोई कंपनियां को बुला रही, आइए यहाँ पे जॉब खाली है। ठीक है, ऐसा नहीं चाहते कि जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कम से कम 1000-2000 लोग जाएंगे देने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे, सबका इंटरव्यू ले जाएगा, उन 100-200 लोगों में से कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए 5-6 लोग, मान लीजिए 5 सीट खाली है, तो उन 100-200 लोग, 1000 लोगों में से 5 लोग सेलेक्ट होंगे, दैट इज सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटिंग मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन, यानी जो वांट निकली है उस पर जो लोग जा रहे हैं, जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज रिक्रूटिंग। सबको बुला रहे हैं, हाँ आइए आप, इसको बुला लिया हमने, दैट इज रिक्रूटिंग। ठीक है, सेलेक्टिंग क्या होता है, उस सारे रिक्रूटेड पर्सन में से हम केवल 5 सीट खाली मेरे पास है, तो 5 लोग हम सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सेलेक्टिंग, यानी सिलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या होता है, अपॉइंटिंग, यानी अब जिसको सेलेक्ट कर लिया है हमने, अब उस सिलेक्शन में से मान लीजिए हमने 10 सेलेक्ट किया है, 10 में से 5 लोग हम अपॉइंट करेंगे, 5 लोग फिर बाहर कर देंगे, यानी फिर 3 प्रोसेस होता है ये। पहला क्या होता है, रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन निकाला, सबको बुला लिया, आओ आप भी आओ, अदर से उधर सबको बुला लिया मैंने हर साइड से। उसके बाद से उन 2000 लोगों में से हमने 10 लोग को सेलेक्ट कर लिया कि ये 10 लोग बेस्ट है हमारे। ठीक है, ये क्या हो गया, सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। एंड द लास्ट अपॉइंटिंग, यानी इट इज द फाइनल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हम उन 10 में से 5 को रखेंगे, 5 को निकाल देंगे, तो जो 5 हो रहा है दैट इज हमारा अपॉइंटिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये हमारा क्या होता है, स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग और क्या होता है, इट आल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग। अब देखिए जो लोग सेलेक्ट हो गए उनकी पहले क्या होगी, जैसे मान लो आप एक एमएनसी में सेलेक्ट हो गया, मान लो, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप सेलेक्ट हो जाते हो, मान लो, जैसे मान लो आप इसमें भी हो गए, बाटा ले लो आप, नाइकी ले लो आप, ठीक है, वॉलमार्ट ले लो आप, फ्लिपकार्ट ले लो आप, कोई भी कंपनी ले तो मान लो आप उसमें सेलेक्ट हो गए, आपका अपॉइंटमेंट भी हो गया। अब क्या होगा, आपकी होगी ट्रेनिंग, आपकी होगी मेरी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बाद क्या होगा, आपकी रिम्यूनरेशन डिसाइड होगी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको काम जितना आप करोगे उससे आपको सैलरी मिलेगी। लास्ट क्या होता है, प्रमोशन। अब जैसा आप काम करोगे उतना आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। ये सब चीजें उसमें चलती आती हैं। तो आई थिंक आपको स्टाफिंग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा कौन सा है, डायरेक्टिंग देखते हैं। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्टिंग, यानी लोगों को डायरेक्ट करना कि आपको काम करना कैसे है। हमने लोग अपॉइंट कर लिया है, हमने स्टाफ्स को अपॉइंट कर लिया है, हमारा नेक्स्ट काम क्या है, उनको बताना कि काम को करना कैसे और उन्होंने क्या क्या काम करना है। ये डायरेक्टिंग में आता है। तो इसमें होता क्या है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट के बाद देयर इज अ नीड, जरूरत होती है टू इंस्ट्रक्ट, यानी आपको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है देम, किसको देम यानी जो अपॉइंटेड स्टाफ जो एम्प्लॉयज इन्हें, एंड गेट द वर्क डन, और उनसे काम को करवाना। ये क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। अब डायरेक्टिंग में आती क्या चीजें हैं, सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग मींस क्या होता है, हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजर हमारे ऊपर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करते हैं, सुपरवाइजर का काम ये होता है कि ही ओवरसीज जैसे
मान लो एक हेड ऊपर बैठा रहता है, वो देखता है कि आप लोग काम कर कैसे रहे हो। He oversee you that how you are performing the job। ये काम किसका होता है? सुपरवाइजर का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट मोटिवेटिंग। अब मोटिवेटिंग क्या होता है? देखिए हमारे देश में मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो इंसान मोटिवेटेड नहीं होता है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी एम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम करते थक जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, तो मैनेजर की जिम्मेदारी क्या होती है डायरेक्टिंग फंक्शन में, कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, उनको उनका मोरल बूस्टअप करें, बाउंस बैक करवाएं कि यस यू कैन डू इट, आप वो काम कर सकते हो। ये मोटिवेटिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मींस क्या होता है? हमें जैसे एक इंसान पता ही नहीं काम करना क्या है, अगर उससे आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उसको पता चल पाएगा नहीं काम करना क्या है क्या नहीं करना है, वो ऐसे ही काम करता जाएगा ऐसे ही। तो जरूरत क्या होती है? कम्युनिकेट करने की। और कम्युनिकेशन होता कैसे है? डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्या होता है? मैंने कल आपको डाउनवर्ड मतलब आपका ये होता है, जैसे अथॉरिटी आती है ना टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, ठीक हो गया, टॉप लेवल से लोअर लेवल, क्या होती है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। और एक और सी होती है रिस्पांसिबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी, तो क्या होता है? अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर, यानी लोअर लेवल से कहाँ जाती है वो टॉप लेवल पे जाती है। तो जब भी कोई ग्रीवियंसेस होते हैं, जब कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें कौन कम्युनिकेशन लगेगा? उसमें कम्युनिकेशन का लगता है कौन सा लगता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी यहां से डाउन वाले धीरे धीरे ऊपर अपने आप को कम्युनिकेट करते जाते हैं। और मान लीजिए टॉप लेवल वालों को कुछ बतानी है, कुछ प्लान्स चेंज किए हैं, कुछ चीज नया इंप्लीमेंट किए हैं, करनी चाहते हैं, कुछ पॉलिसी बना है, वो कहां से आती है? डाउनवर्ड जाती है, यानी टॉप लेवल से नीचे आती है। जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो टॉप से नीचे जाएगा, और जब भी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे मान ग्रीवियंसेस की प्रॉब्लम अगर हो रही है, कोई प्रॉब्लम अगर होगी, तो हमेशा नीचे से ऊपर आती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। लास्ट कौन सा होता है? लीडरशिप। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसे लीड नहीं करोगे तो आपका काम हो कैसे पाएगा? इसलिए लीडरशिप का पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी 3 तरह की होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है, ऑलिजिस फेयर होती है, ठीक है। 3 तरह की होती है, जब मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा वो, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या आता है? लास्ट में क्या आता है हमारा? कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, यानी एक मैनेजर का कंट्रोलिंग क्या होता है? लास्ट फंक्शन होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है? इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, यानी जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है अभी, उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस जो हमने सोचा था करने के लिए, उससे मैच करते हैं, ठीक है। एंड इफ देयर इज अ डेविएशन, अगर उसमें कोई डेविएशन होती है, डेविएशन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने सोचा था, ये मैं मिटा सकता हूं, आई थिंक आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये समझाना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मान लो आपने प्लानिंग की थी कि आपको एक ईयर में 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। लेकिन जब ईयर एंड होता है तो आप देखते हो कि आपने केवल 9500 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेविएशन अब कितना हो रहा है? 500 यूनिट का हो रहा है डेविएशन। इसे कहते हैं हम क्या? डेविएशन। ये हो गया हमारा डेविएशन, ठीक है। यानी हमने एक साल में प्लान किया था कि हम 10 यूनिट का करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हुआ क्या? हमारा प्रोडक्शन केवल 9500 यूनिट का, यानी 9500 का यूनिट का ही प्रोडक्शन हमारा हो पाया। यानी हमारा कितना नहीं हो पाया? डेविएशन कितना आ रहा है? 5 यूनिट का डेविएशन आ रहा है। तो इसको, and if there is a deviation they suggest corrective measures to execute the plan। तो मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी डेविएशन आ रहा है उसके लिए वो कुछ करेक्टिव मेजर्स अपनाए, जिससे कि प्लान को सही से एग्जीक्यूट कर सके। और मान लीजिए आपने प्लान किया 10 यूनिट, ठीक है, और आपका 10 यूनिट हो गया मान लेते हैं, तो भी क्या करना है? आपको लगातार उसमें इंप्रूवमेंट करते जाना है, क्योंकि अगर आपने 10 कर लिए फिर आप बैठ गए आराम से कि अपना काम तो हो गया है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आप फिर से
डेविएशन इसमें आ जाए, नेगेटिव डेविएशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा है, साइकिल चलते थी लगातार, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम इसके लास्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इस चैप्टर के सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, इससे जनरली आपके कम से कम बोर्ड में कम से कम नियर अबाउट 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो आप हर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। देखते हैं। तो गाइस ये हमारा लास्ट टॉपिक है किसका, इस चैप्टर का। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और मैंने बताया जैसे आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ लाना द एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज को और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के, एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी इन देम, यानी जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, उन सबको एक साथ लेकर आना और उन लोगों में हार्मोनी, प्रेम भाव, प्रेम सद्भाव बनवाना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही आप लोगों से काम करवा सकते हो। देखिए कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो हर लेवल जरूरी होता है, चाहे वो आपका प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर लेवल पे आपका ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिड लेवल हो, चाहे फिर वो लोअर लेवल हो, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का क्या है, एसेंस है। एसेंस मींस होता क्या है, देखते हैं हिंदी। इसका होता है मूल तत्व, अब क्या कहते हो यहाँ पे, सार, क्या होता है का मेन पॉइंट, यानी ओवरऑल मैनेजमेंट का मूल तत्व क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन ही है। देखिए जी बताइए, अगर आपके जितने भी लेवल्स हैं, किसी भी लेवल पे कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो लगता है क्या कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लोग कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे, ठीक है। इसलिए क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, जैसे मैंने बताया आपको अभी कि ये हर लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड से समझा दिया मैंने आपको कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसको समझाएं, इस फिगर थ्रू दे सकते हैं, फिगर समझने की कोशिश करिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इस फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फिगर आप बना दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इस फिगर से आप क्या समझ रहे हो कि कोऑर्डिनेशन क्या है, मेन है, एसेंस है, जरूरत है, ये मूल तत्व है, इससे इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे ही हमारे पांचों फंक्शन क्या जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्लानिंग हुआ, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हुआ, चाहे वो स्टाफिंग हुआ, चाहे डायरेक्टिंग हुआ, चाहे वो कंट्रोलिंग हुआ। पॉइंट क्लियर हो रहा है, यानी सारे ही चीजें इस कोऑर्डिनेशन से क्या है, जुड़ी हुई हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, यानी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, और ये भी तरीके से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कोऑर्डिनेशन था। इसमें एक पॉइंट और बचा है जो मैं वो समझा के इस चैप्टर को हम लोग रैप अप करते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब जैसे मैं समझा था स्टार्टिंग में कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक अकेले इंसान पूरे काम तो कर सकता नहीं है, ये क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, यानी एक अकेले इंसान के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें एक ग्रुप एक्टिविटी जरूरत पड़ती है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। इसलिए पॉइंट कहना चाहता है कि इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, यानी कोऑर्डिनेशन से ग्रुप एफर्ट्स क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है, सबको एक साथ लेकर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। मतलब ये क्या हो गया कि जितने भी लोग मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग फर्म में काम कर रहे हैं, उन सबको क्या कहता है, ये बूस्ट अप करता है कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उनको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कि आप और मेहनत से काम करो और गोल को अचीव करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं केवल एक फर्स्ट फंक्शन पे या फिर लास्ट फंक्शन पे, ये हर एक फंक्शन पे जरूरी होता है, हर लेवल जरूरी होता है, और ये लगातार चलता रहता है। बिजनेस स्टार्टिंग से लेकर बिजनेस के एंड तक, जब तक उसकी लाइफ है तब तक आपको कोऑर्डिनेशन करते रहना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब देखिए कोऑर्डिनेशन केवल एक अकेले के इंसान से नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे लोग को उसमें अपना हाथ बटाना पड़ेगा, सारे लोग को उसमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी इंसान कोऑर्डिनेट अगर नहीं करेगा तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और सही से काम हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही से कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करवाएं, ठीक है। लास्ट क्या है, परवेसिव फंक्शन। यानी क्या है, कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, यानी ये हर जगह पाया जाता है। जरूरी नहीं केवल आपको इस मैनेजमेंट में ही मिलेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में मिलेगा, तो ये आपको हर जगह, चाहे आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, अपने घर में जाओ, हर जगह मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए लिखा है परवेसिव फंक्शन है, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या लिखा है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उतने ज्यादा कोऑर्डिनेशन पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग काम करेंगे क्या होगा, जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा बर्डन काम करने का, तो उसमें अगर लोग कोऑर्डिनेट करेंगे तो काम सही तरीके से हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा साइज गवर्नमेंट का, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज रहेगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लास्ट क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब होता क्या है, जितने लोग काम करते हैं सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है, किसी को संभालना है फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोई संभाल रहा है सेल्स डिपार्टमेंट, कोई संभाल रहा है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, कोई संभाल रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन लास्ट में सब जुड़े किस लिए हैं, एक गोल को अचीव करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो अगर उन लोगों में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो हमारा गोल अचीव कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। इस वजह से क्या दिया हुआ है कि हर डिपार्टमेंट में उन लोगों का फंक्शन भले ही अलग अलग है, लेकिन उन लोगों में कोऑर्डिनेशन और हार्मोनी बिल्कुल भी होनी ही चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, स्पेशलाइजेशन। यानी स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान अपने डिपार्टमेंट में क्या स्पेशलाइज होता है। जैसे आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कोई लोग बोलने में बहुत अच्छा होगा, कोई लिखने में बहुत अच्छा होगा, कोई डांस करने में बहुत अच्छा होगा, किसी के अंदर लीडरशिप स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सब क्या स्पेशलाइजेशन होता है। अब होता क्या है, डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं वो हर फील्ड में कोई स्पेशलाइज होता है, तो उसे यह लगता है ना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही, जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है, यानी जो मैं हूं मैं ही मैं हूं, बाकी सब बेकार है, बाकी सब गलत है। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इससे डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो इस जगह पे कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा ना तो हर एक इंसान दूसरे को अपना पॉइंट इंपोज करेगा, थोपेगा, जिससे क्या होगा, लोगों में हार्मनी नहीं रह पाएगी। इस वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, और इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर फर्स्ट को पूरा रैप अप कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट अगर रहता है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर को हम बहुत जल्दी कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।